स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने चाइना+1 स्ट्रैटेजी के बारे में शायद सुना होगा। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें पूरी दुनिया और दुनिया में बसी हुई अलग अलग जो कंपनीज हैं वो चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहती हैं। दरअसल 1980s और 90s में चाइना की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी का लेवल लगभग सिमिलर हुआ करता था, लेकिन चाइना के कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते, राइट, और ऑन दी अदर हैंड भारत जो था उस समय पर हमारी कोलिशन गवर्नमेंट्स थी, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं थी, तो इंडिया के पास उस समय कुछ डेफिशिएंसीज थी, जिसकी वजह से कंपनीज ने चीप लेबर का फायदा लेने के लिए चाइना में भर भर के अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल दिए, जिससे चाइना को तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन इन कंपनीज की चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस बन गई। इस बात का आभास 2017 के बाद कुछ दुनिया में जियोपॉलिटिकल चेंजेस के चलते इन कंपनीज को हुआ, और तब से ये सारी कंपनी सोच रही हैं कि किस तरह से चाइना के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करें, और अगर हमने चीप लेबर का फायदा लेना भी है तो चाइना की जगह कौन सा दूसरा ऐसा कंट्री है जो एक वायबल ऑल्टरनेटिव की तरह हमारे सामने नजर आता है। ऐसे में उनके पास एक बहुत ही नेचुरल चॉइस थी, बहुत ही क्लियर कट एक चॉइस नजर आ रही थी पूरी दुनिया को भी और हम भारतीयों को भी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने अगर एक दुकान सेटअप करनी है कहीं पे, तो किस जगह पे आप सेटअप करेंगे? एक ऐसी जगह जो रिहायशी इलाके में मौजूद हो, वहां की आबादी अच्छी खासी हो, ताकि जो आप सामान बेचना चाहते हैं उसको खरीदने वाले लोग भी वहां पर मौजूद हो। और इसी के साथ साथ आपकी दुकान में जो आपका असिस्टिंग स्टाफ है, उसकी देखरेख करने में जो आपका हाथ बटा सकता है, वो लोग भी आसपास के इलाकों से, आसपास के बसे हुए इलाकों से ही आ जाएं, है ना? तो ऐसे में ये वेस्टर्न कंपनीज ने देखा कि इंडिया में अच्छी खासी पॉपुलेशन है, और इस टोटल पॉपुलेशन में से नियरली 30% पॉपुलेशन इज मिडिल क्लास, विच कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 450 मिलियन पीपल। और ये जो मिडिल क्लास है ये पढ़ी लिखी है, इसमें स्किल्स भी ठीक ठाक होती हैं, और साथ ही साथ ये क्योंकि इनके अरमान होते हैं, तो हमारा बनाया हुआ सामान जो इनके देश में बनेगा वो कंज्यूम भी यहीं के यहीं हो जाएगा, और जो सरप्लस हम प्रोडक्शन करेंगे उसको फिर भारत के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो भारत में निवेश करना मतलब गारंटीड आपका सामान बिकेगा, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे तो आप लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं जिनकी ऑलरेडी काफी सारी एस्पिरेशंस हैं, और वो भी उन चीजों को कंज्यूम करेंगे, और फिर उससे ज्यादा जो आपने सरप्लस बनाया है वो बाहर जा रहा है। तो ये मुनाफा है कंपनियों के लिए। कंपनियों के भी मुंह में अच्छा खासा पानी आ गया, और उन्होंने कहा कि चलो इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। तो चाइना+1 स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही नेचुरल चॉइस इंडिया सबको नजर आ रहा था। इवन हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा होपफुल थी कि इस चाइना+1 सिनारियो में इंडिया कैन बेनिफिट अ लॉट, और जो हमारा एक हिस्टोरिक ब्लंडर रहा है ड्यू टू पॉलिसी पैरालिसिस, जहां पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ग्रो हो ही नहीं पाया। हम कृषि प्रधान देश तो हमेशा से थे, राइट? हमने एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन करके अपनी यील्ड को इंप्रूव किया, कि जो हमारी ओवरऑल एवरेज उपज है एक जमीन से निकलने वाली इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स, उसमें हमने इंप्रूवमेंट दिखाई। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे बनने चाहिए थे, और उसके बाद हमें सर्विस सेक्टर पर जंप करना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा हमेशा से ही कमजोर रहा, और हमने सीधा सर्विस सेक्टर में जंप कर दिया इन द आईटी रेवोल्यूशन ऑफ 1990s। इसकी वजह से हमारी जीडीपी तो बहुत बड़ी, लेकिन जो ग्रोथ हमारी हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इट वाज मोर और लेस अ जॉबलेस ग्रोथ काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जहां पर यह बात समझनी जरूरी है कि क्योंकि जॉब्स क्रिएट करने की क्षमता जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, उतनी क्षमता आईटी सेक्टर में नहीं होती। ठीक है, एक फैक्ट्री लगाकर, अलग अलग फैक्ट्रीज को लगाकर आप ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द सर्विस प्रोविजंस, राइट? सो उस सिचुएशन में जो चाइना+1 स्ट्रैटेजी थी, इसमें हमें लगा था कि हम इस हिस्टोरिक ब्लंडर को ठीक कर देंगे, लेकिन रिसेंटली नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम साहब ने बताया है कि ये रेस एक्चुअली हम हार गए हैं, क्योंकि हमारी जगह 3 कंट्रीज हैं, वियतनाम, थाईलैंड एंड मलेशिया, जिन्होंने इस चाइना+1 स्ट्रैटेजी का फायदा ले लिया। आखिर क्या चूक हुई हमसे? आखिर ऐसी क्या कमी रह गई हमें? और सारा कुछ क्लियर कट आपके सामने मैंने सिनेरियो बताया है कि लोग यहां पर हैं, स्किल्स यहां पर हैं, डिमांड यहां पर है, उसके बावजूद भी ये जो कंपनी चाइना का एक ऑल्टरनेट ढूंढना चाहती थी, उन्होंने इंडिया की जगह वियतनाम, थाईलैंड को चूज किया। तो इस सारे के सारे मुद्दे का दोस्तों आज मैं आपके साथ एनालिसिस करने जा रहा हूं, जहां पर आपको कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता लगेंगी, राइट? सो क्या ऐसा वियतनाम, थाईलैंड ने किया? इसको समझने के लिए पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि चाइना का विकास 80s और 90s में कैसे हुआ।
ठीक है। तो चाइना का जो विकास था वो इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के चलते हुआ था, जिसमें क्लियरली इकोनॉमिक फैक्टर्स की एक डोमिनेंस थी। यूएस में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स के बढ़ने की वजह से धीरे धीरे लेबर का जो पगार या जो उनकी दिहाड़ी का रेट होता था वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। एक यूएस की कंपनी को अगर एक फैक्ट्री अपने देश में बनानी है, उस फैक्ट्री में मान लीजिए 100 लेबर की जरूरत पड़ती है, हर एक लेबरर को आपको कितना देना पड़ेगा? मंथली वेज 1400 रुपए की देनी पड़ेगी आपको। 1400 रुपए, $1400, सॉरी। ठीक है। यूएस में बनाई हुई फैक्ट्री को आपको $1400 अपनी लेबर को देने पड़ेंगे, और 100 लोगों को वहां पर अगर रखना पड़ता है तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसकी तुलना में चाइना 80s और 90s में $65 के वेज रेट के ऊपर चल रहा था। तो ऐसे में अगर आपके लेबर का रेट बढ़ता है तो उससे आपके जो प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू होती है, जाहिर सी बात है कि आप नुकसान लेकर उस प्रोडक्ट को नहीं बेचना चाहेंगे। ठीक है। तो जो फाइनल वैल्यू है वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा रहेगी। उस ज्यादा वैल्यू होने की वजह से ऐसा बहुत सा तबका होगा जो आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो इन कंपनीज की जो दूसरे मुल्कों में मौजूद थे, लाइक यूएसए, यूके एटसेट्रा, ये अपनी सेल्स भी बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे थे, और ऊपर से इनकी इनपुट कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी कम था। ऐसे में जब चाइना में इन्हें पता लगा कि $65 के रेट में वहां लेबर हमें मिल जाती है, तो इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को वहां सेटअप करने के बारे में सोचा। क्योंकि ऐसा करने से भले ही इनिशियली एक बार इनको खर्चा करना पड़ेगा फैक्ट्री लगाने में, लेकिन एक बार वो फैक्ट्री लग गई तो लगातार सालों साल, अगले 10-15 सालों में ना केवल वो उस फैक्ट्री की कॉस्ट को भी रिकवर कर लेंगे, बल्कि चीप लेबर की वजह से ये जो प्रोडक्ट की वैल्यू में, प्रोडक्ट के प्राइस में डिप आएगा, उससे और भी ज्यादा लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे। सो वॉल्यूम्स ऑफ सेल भी इंप्रूव होंगी, और इसी चीज से चाइना को भी फायदा हुआ और इन कंट्रीज को भी काफी ज्यादा फायदा हुआ। ऊपर से चाइना में पता था कि दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री वही है, तो दैट इज वाई वहां पर जब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और थोड़ा सा वेज अच्छी मिलने के कारण उधर डोमेस्टिक डिमांड भी जनरेट हुई। तो जो भी प्रोडक्ट्स वो बना रहे थे जिनका प्राइस अब एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का इंसान भी अफोर्ड कर सकता है, वो चाइना के अंदर ही बहुत सारा प्रोडक्ट बिक जाता था। तो इन कंपनीज के लिए प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा कोई टेंशन रह ही नहीं गया। अब चाइना ने ये सारा कुछ जब देखा तो उसने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए और कई सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोल दिए, जैसे कि शेंजन एरिया के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है। इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव इकोनॉमिक हब, जहां पर चाइना की सरकार ने, ताकि और भी ज्यादा कंपनी जिनके देश में आके ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोले, उनको कई सारे इंसेंटिव देने शुरू कर दिए कि जैसे ये पर्टिकुलर एरिया में आप आकर मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, आपको हम टैक्स में इंसेंटिव देंगे कि आप इतनी प्रोडक्शन करेंगे तो आपको टैक्स इतना कम देना पड़ेगा। मतलब अदरवाइज 20% टैक्स लगता है, लेकिन यहां पर आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाइए, इतनी जॉब्स क्रिएट कीजिए, आपको 20% की जगह 15% टैक्स देना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। इसी के साथ साथ इंपोर्ट अगर आपने करना है, कि मान लीजिए आपने लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाना है जिसके डिवाइस, जिसके अंदर एक कुछ एक्सटर्नल यूनिट लगता है और वो यूनिट आपको कहीं और से इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उस इंपोर्ट के ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, यानी कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट रहेगा वहां पर, राइट। और रेगुलेटरी हर्डल्स, यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं, रेड टेपिज्म होता है, उसमें भी यहां पर कुछ नहीं होगा। आप अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए आराम से पेपर वर्क पूरा रखिए और अपनी फैक्ट्री चलाइए। इन सारी चीजों को देखते हुए एप्पल, सैमसंग, नाइकी और जनरल मोटर्स, इस तरह की कंपनीज ने चाइना में इन्वेस्ट किया, और इनका देखा देखी कई दूसरी कंपनीज ये भी चाइना में कूद पड़ी, राइट। इसी के साथ साथ चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डेवलप किया, क्योंकि जब इनिशियली ये कंपनीज नहीं थी, जॉब ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो सरकार के पास भी टैक्स नहीं होता था। लेकिन टैक्स आने के बाद चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया, और उसको सीधा पता था कि ठीक है, नो डाउट हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगा, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बनेगा, बहुत सा प्रोडक्ट तो हमारे ही लोग उसे कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन अपने देश के विकास के लिए हमें अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए। और कंपनीज भी बहुत इच्छुक थी कि चाइना के साथ साथ सस्ता प्रोडक्ट बना के पूरी दुनिया में हम उसको सर्कुलेट कर दें। तो ऐसे में चाइना ने अपने पोर्ट्स के ऊपर भी काम किया। जैसे कि अगर मैं रिसेंट 2023 की बात करूं, तो दुनिया में जो सबसे बिजी कंटेनर पोर्ट्स हैं, ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी बड़े बड़े कंटेनर्स दिखाए जाते हैं जिसमें सामान रख के उसे जहाजों के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। उन 10 सबसे बिजी कंटेनर पोर्ट्स में से 7 चाइना में है, और चाइना ने दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क बना दिया पोर्ट्स, रोड्स और रेलवेज का, जिससे कि इन कंपनीज के लिए अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना काफी आसान हो गया। एंड दिस वाज रीजन बिहाइंड चाइनाज ग्रोथ। लेकिन
चाइना ने क्या किया, चाइना ने धीरे धीरे, क्योंकि देखो आप खुद समझो कि पहले चाइना के अंदर कुछ भी नहीं है, लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी है और लोगों के पास खुद ही पैसा नहीं है, वो टैक्स क्या देंगे। लेकिन इस सारे सिनारियों में लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया, कंपनीज ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और ठीक है उनको अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स इंसेंटिव दिया, लेकिन तब भी पिछले सिनारियों से बेटर टैक्स सरकार को मिलना शुरू हो गया। और इस बेटर टैक्स की वजह से ही चाइना ने अब क्या किया, अपनी रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी कर दी। सरकार ने कई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को फंड करना शुरू कर दिया, इनोवेशन को फंड करना शुरू कर दिया। और यही रीजन है कि आज की डेट में अगर हम देखें 2019 आते आते चाइना ने खुद की कैपेबिलिटीज डेवलप कर दी। इनिशियली ये कैपेबिलिटीज कहां से आई, बाहर की कंपनीज इनके देश में लेकर आई, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया था, लोगों को माइल्डली ट्रेन किया था, लेकिन जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर बन गया चाइना का, जो इतना सारा पैसा इनके देश में जनरेट होना शुरू हो गया, उसे यूज करते हुए चाइना की सरकार ने अपने देश में खुद की कैपेबिलिटीज डेवलप करनी स्टार्ट कर दी, जिससे कि वो भी टेक्नोलॉजी की रेस में आगे बढ़ सकें। इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल मैं ह्यूआई की देना चाहता हूं कि एक ऐसा कंट्री जहां पर कोई कुछ भी नहीं होता था, उसने दुनिया की एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी वहां पर उस देश में हमने देख ली, ठीक है। ह्यूआई उसकी एक एग्जांपल है, राइट। इसी के साथ साथ 90% जो दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली है वो चाइना में पहुंच गई। और चाइना की एक बड़ी खास बात है, चाइना है कि मतलब डिमांड के हिसाब से इन लोगों को खुद को एडजस्ट करना बहुत अच्छे से आता है। जैसे 90s में क्या था कि पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीजों का इतना बोलबाला नहीं हुआ करता था, तो बनाते रहो, फैक्ट्रियों पे फैक्ट्री लगती जा रही है, पोल्यूशन होता जा रहा है, राइट। बट धीरे धीरे जब चाइना को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अब कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म, राइट, एंड क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ये सारी चीजें आएंगी पिक्चर में, तो इसने क्या किया, इमीडिएटली अपनी सप्लाई चेन्स को रीडायरेक्ट कर दिया। क्या बनाने में, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी की बैटरीज। तभी इनकी जो कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, आज की डेट में 85% सोलर पैनल्स जो बन रहे हैं पूरी दुनिया में वो चाइना में बन रहे हैं। 70% जो दुनिया की ईवी बैटरीज हैं वो CATL नाम की कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही है। 40% जो दुनिया का टेक्सटाइल और क्लोथिंग है वो चाइना में बन रहा है। 85% रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये चाइना से एक्सकेवेट होकर पूरी दुनिया तक पहुंचते हैं। और चाइना एक तरीके से दुनिया का लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर तो है ही। इसी के साथ साथ इनकी बाइड नाम की कंपनी ने अभी रिसेंटली रैपिडली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है, जहां पर ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरी दुनिया की मार्केट को इतना भर दो प्रोडक्ट्स और गुड्स के साथ कि अल्टीमेटली इनका प्राइस बहुत ज्यादा सस्ता हो जाए। कॉम्पिटिटिव कंपनीज और कॉम्पिटिटिव कंट्रीज को एलिमिनेट करो और उसके बाद हम अपना रेट बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों के चलते चाइना की असली मंशाएं सामने आनी शुरू हो गई। ऊपर से 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति बने तो अमेरिका उस समय पर कई सारी दुविधाओं से जूझ रहा था। दुविधाएं क्या थी, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, 2008-9 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, जिनका शुरुआत, उनका रूट कॉज अमेरिका में था। उनकी हाउसिंग मार्केट फेल हो गई थी, राइट। और उसी की वजह से एक के बाद एक उनके कई बैंक्स भी बंद हो गए थे, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम में काफी ज्यादा मैलिशियस एक्टिविटीज चल रही थी, करप्शन चल रही थी, सब प्राइम लोन की वहां पर प्रॉब्लम थी। ऐसे में अमेरिका की कंपनीज ने चीप लेबर के चक्कर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में शिफ्ट कर दिए। अब अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उतने हैं ही नहीं, राइट। और लोग बहुत सारे हैं जॉब लेने के लिए, तो जॉबलेस घूम रहे थे बहुत से लोग यूएसए में। और एक जनरल सेंटिमेंट चल रहा था कि चाइना की जगह यहीं अपने देश में आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। तो ट्रंप जब जीते, ट्रंप ने कहा कि मैं इस चीज को ठीक करने आया हूं और मैं क्या करूंगा कि चाइना से कोई भी अगर प्रोडक्ट इधर आया तो उसके ऊपर मैं टैरिफ लगाऊंगा। यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपए की चाइना में बनकर, ठीक है, एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, 100 रुपए की चाइना में बनकर यूएस के बॉर्डर को अगर उसने क्रॉस करना है तो लेट्स से उसके ऊपर 35% ड्यूटी लगाऊंगा मैं, तो यूएस में वो 135 रुपए की बन जाएगी। पहले 100 रुपए की बनती थी तो लोग सस्ती होने की वजह से इसी को खरीद लेते थे, और इनकी जो 125 रुपए की कोई चीज होती थी उसको कोई भी प्रेफर नहीं करता था। तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स चाहकर भी, क्योंकि उनको पगारें भी अपनी लेबर को ज्यादा देनी है, इस वजह से चाहकर भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स चाइना की इकोनॉमिक प्राइसेस का मुकाबला ही नहीं कर सकते थे। ट्रंप ने ठीक करने के लिए इन चीजों को टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। बदले में चाइना ने भी क्या किया, चाइना ने कहा कि यूएस वैसे तो लिबरल मार्केट, फ्री मार्केट, ग्लोबलाइजेशन की बातें करता रहता है, लेकिन अब जब खुद पर आन पड़ी है तो टैक्स लगाना शुरू कर दिया। चलो मैं भी इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाऊंगा। तो चाइना ने भी, लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं कि इन्होंने भी 30% टैक्स
यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। अब इन सारी चीजों में देखो हुआ ये कि ये जो ट्रेड वॉर हुई, इस ट्रेड वॉर की वजह से बहुत सारी कंपनीज ने घाटा उठाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि चाइना में ऐसा नहीं है कि अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ कंज्यूमर यूज के लिए ही आता है। बहुत से ऐसे बिजनेसेस भी हैं, लेट्स से मैंने ये मार्कर बनाना है, इस मार्कर को बनाने के लिए जो इसकी प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है, मैं अमेरिकन कंपनी हूं, इस मार्कर को बनाने के लिए जो प्लास्टिक बॉडी है वो मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूं। तो क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर, तो अब पहले ये मार्कर की बॉडी मुझे 100 रुपए की मिलती थी, ठीक है, और सारी चीजें यूज करके ये मेरा मार्कर जो था ये 1000 रुपए तक का सेल हो जाता था, राइट। बट अब क्या हो रहा है कि 100 रुपए के इसकी एक चीज के ऊपर 35% टैक्स लगने की वजह से 135 की वो हो गई है, राइट। इसी तरह से मान लो दूसरे भी और 10 तरह के ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इसमें चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे और असेंबली यहां यूएस में हो रही थी उसकी, लेट्स अज्यूम कि ऐसा हो रहा था। तो उस केस में क्या है कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट से मेरा ये जो 1000 रुपए का प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है, अब ये कितने का बनेगा, 1350 रुपए का, क्योंकि ये 35% रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी लगने की वजह से, इसके कंपोनेंट्स के ऊपर ड्यूटी लगने की वजह से मेरे फाइनल प्रोडक्ट पर भी उस कॉस्ट हाइक का क्यूमुलेटिव और कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ा, राइट। अब 1000 की जगह मेरा प्रोडक्ट 1350 का हो गया। मेरी अपनी जनता, मेरे अमेरिकन सिटीजन्स, मेरे भाई बहन, ये भी 1000 रुपए तक का अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन इस चीज की वजह से जब 1350 का ये हो गया तब उसमें भी मेरा मार्केट शेयर कम हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चाइना में बेचता हूं, वहां लोग ज्यादा हैं, ठीक है, तो उधर लोग खरीद लेंगे। पता लगा कि जब ये 1350 का प्रोडक्ट मेरा चाइना में जा रहा है उस पर 30% और टैक्स लग गया। 1700 से ऊपर की प्राइस चली गई इसकी। कहां पहले 1000-1100 तक का ही होता था, ये 1700 से ऊपर की इसकी प्राइस चली गई। तो चाइना में भी मेरा माल बिकना बंद हो गया, जितनी सेल्स पहले होती थी वो हो नहीं पा रही। पता लगा इसका तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया और यहां पर पूरी दुनिया को रियलाइज हुआ कि यार ये जो ट्रेड वॉर चल रही है इसमें हम अगर चाइना एजर्टिव हो रहा है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में भी चाइना जो था अपनी गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही दिखा रहा था। ताइवान को लेकर उसकी एयर स्पेस को वायलेट करता है, हांगकांग में अलग उसके मुद्दे चलते हैं, साउथ चाइना सी में उसकी अलग भसड़ चल रही है। अब ऐसे में अगर चाइना को कंट्रोल करना है तो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस एक बहुत ही डिप्लोमेटिक टूल बनता है, ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनता है जिसको, जैसे हमने रशिया को भी स्विफ्ट सिस्टम से जैसे निकाल दिया ड्यू टू इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, तो चाइना के ऊपर भी अगर मान लो ज्यादा एजर्टिव होता है ये, तो इसको भी कुछ ना कुछ इसका कान मरोड़ना पड़ेगा। ट्रंप ने मरोड़ने की कोशिश की और उसको रियलाइज हुआ, अमेरिका को रियलाइज हुआ, दुनिया को रियलाइज हुआ कि चाइना के कान मरोड़ने से हम अपने ही कान को मरोड़, अपने पूरे शरीर को मरोड़ के रख रहे हैं। और ऐसे में दुनिया को लगा कि भाई अब ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से एक्सप्रेशन थे पूरी दुनिया के कि भाई साहब ये क्या कर दिया हमने 20 सालों में, चाइना के ऊपर इतनी डिपेंडेंस। तो ऐसे में पता लगा कि चाइना, कोई भी ऐसी कंपनी जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी इन टर्म्स ऑफ इट्स लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स, वो प्रति वर्ष टोटल $4 ट्रिलियन तक का नुकसान उठाना उन्होंने इस चक्कर में शुरू कर दिया, राइट। अब ये जब पूरा का पूरा कलेश चल रहा था टैरिफ वॉर का, उसके बावजूद भी चाइना ने 28.7% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का शेयर अपना बनाकर रखा कि पूरी दुनिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हो रही है तब भी 50% नहीं, 40% नहीं, 30% नहीं, बट स्टिल अप्रोक्सीमेटली 29% अभी भी चाइना का शेयर है, क्योंकि इतना आसान नहीं है चाइना से पीछा छुड़वाना, राइट। यहां पर सबको रियलाइज हुआ कि अब चीजें ठीक करनी है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, इंडिया की भी एग्जाम्पल देता हूं। जब यहां लोगों को रियलाइज हुआ कि यस चाइना का ऑल्टरनेट ढूंढना है, इंडिया एक नेचुरल ऑल्टरनेट है, तो इंडिया ने कहा कि भाई हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से शुरुआत करते हैं। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आप सभी को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि पूरी दुनिया में लगभग 20% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का जो शेयर है वो इंडिया के पास है। कि अगर 100 चीजें बिकती हैं दुनिया में तो उनमें से 20 चीजें भारत में मैन्युफैक्चर होती हैं। इसी के साथ साथ वर्ल्ड वाइड 60% जो डिमांड है वैक्सीन की वो इंडिया फुलफिल कर रहा है, यहां पर बनती हैं, राइट। एंड 40% जो जेनेरिक मेडिसिन हैं, ठीक है, वो भी भारत बनाता है। और यूके में 25% मेडिसिन जो सर्कुलेट होती हैं वो भी भारत में बनती हैं। तो हमने कहा कि इसका फायदा लेते हैं, बट इसका फायदा लेते वक्त हमें ये रियलाइज हुआ कि दवाई भले ही हम बना रहे हों, लेकिन दवाई बनाने के लिए उसको अगर किसी जड़ी बूटी को यूज करना है ना प्रॉपरली किसी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके अंदर होता है एक एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, जो बेसिकली अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो दवाई का एक सॉल्ट होता है,
ठीक है, आपने अलग-अलग ब्रांड्स की दवाइयाँ कई बार देखी होंगी, हम केमिस्ट के पास जाते हैं, दवाई लेना चाहते हैं और उसमें हमें वो दवाई नहीं मिलती जो हम ढूँढना चाह रहे हैं, बट केमिस्ट साहब कहते हैं कि दूसरी दवाई ले लो, सॉल्ट सेम है। सॉल्ट मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट, यानी कि उसका इफेक्ट सेम होगा। तो ये जो दवाई बनाने के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स हैं, इसमें हमें पता लगा कि हमारी दवाइयों के 68% अप्रॉक्सिमेटली 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स ये चाइना से आ रहे थे। एंड यहाँ पर चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी डामाडोल होनी शुरू हो गई। कोविड में भी ये देखा गया कि ना केवल जो वायरस का ओरिजिन था, ठीक है, ऐसी एक परसेप्शन है एंड इसके सबूत भी कई बार दिखा दिए जाते हैं कि चाइना से उस वायरस का इंसिडेंट शुरू हुआ, वुहान से। ठीक है, वुहान अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, राइट। और उसके बाद पूरी दुनिया ने चाइना की जब बैशिंग करनी शुरू कर दी, चाइना ने भी रिटेलिएट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अपने यहाँ कुछ लॉज को चेंज करके, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का बिजनेस हिलना शुरू हो गया। इसी के साथ साथ पता लगा कि पीपी किट्स जो हैं पूरी दुनिया में, चाइना मास्क प्रोडक्शन में, पीपी किट्स में सबसे आगे चल रहा है। तो चाइना से पंगा लेना तो असंभव हो गया। तो इसी के चलते फिर सभी को जब रियलाइज हो गया कि हमें ऑल्टरनेट ढूंढना है, तो दे स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। और इसी में एप्पल, सैमसंग, इन्होंने अपने प्रोडक्शन को वियतनाम और इंडिया में स्टार्ट कर दिया। चाइना में 13% से इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट, और इंडिया की तरफ रीडायरेक्ट होना स्टार्ट हो गई। लेकिन कुछ ही देर की ये चांदनी थी, ठीक है। इनिशियली ऐसा लगा था कि वास्ट वर्किंग फोर्स जो है, राइट, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास के चलते, और हमारी मिडिल क्लास का साइज लगभग यूएस की टोटल पॉपुलेशन जितना है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में सेटअप होते हैं, तो इसमें इकोनॉमिक सेंस बनाएगा ये इन कंपनीज के लिए कि यहीं के यहीं डिमांड कंज्यूम होगी, ठीक है, और इसी के साथ साथ जो सरप्लस बनाया वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो हमें भी लगा था कि जो चाइना ने 80s एंड 90s में किया था, हमारे पास अब मौका है ये सब करने का। और कंपनीज को भी लगा कि हाँ, इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, कभी किसी के यहाँ इन्वेजन नहीं करता, ज़्यादा इसने दांत भी कभी नहीं दिखाए या बहुत चौड़ भी नहीं दिखाई, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है, राइट। तो यहाँ पर सब चीज़ें सेटअप करनी शायद आसान होंगी। लेकिन पता ये लगा कि भले ही स्टार्टिंग में आईफोन प्रोडक्शन में हमारी इंप्रूवमेंट हुई, ग्लोबल शेयर हमारा 14 to 15% बन गया आईफोन के प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। चाइना का अभी भी मोर देन 20% है, ठीक है, अभी उसको सुपरसीड तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है। हमारे टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स टू यूएस ये भी बढ़ना शुरू हो गए। और एक ऐसा समय होता था जब हम यूएस से ना नेट इंपोर्टर हुआ करते थे, क्योंकि हमारा गेहूं भी यूएस से आया करता था। लेकिन यूएस से हमने ट्रेड सरप्लस बना लिया, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो यूएस खरीद रहा है, इट इज मोर देन द इंपोर्ट्स जो हमें यूएस से खरीदने पड़ते हैं। तो इस सब में जब सिल्वर लाइनिंग हमें नजर आ रही थी, वहीं हमें पता लगा कि धीरे धीरे वियतनाम ने बाजी मार ली। अब इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है वियतनाम का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जहां हम कमजोर पड़ गए, यहां आइडियली सारी कंडीशंस हैं जो किसी भी कंपनी को अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने में मदद करेगी, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इधर है ही नहीं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है एंड व्हाई वी आर सेइंग कि वियतनाम इसमें आगे है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक इंडेक्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। इमर्जिंग एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स नाम की एक चीज है। इसमें देखा जाता है कि एशिया में जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, किन कंट्रीज में एक बिजनेस को शुरू करना, उसको सस्टेन करना, और अगर वो नहीं चले तो उसको क्लोज करना आसान है। उसमें वियतनाम को रैंक मिला 3rd, इंडिया को मिला 6th। इतना अच्छा नहीं है पोजिशन गिवन द साइज ऑफ इंडिया, राइट। क्योंकि वियतनाम, मलेशिया, ये कंट्रीज में हमारी 1.4 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है, इनके यहाँ कितनी है? 100 मिलियन, 70 मिलियन। हमारी स्टेट्स के बराबर इनके पॉपुलेशन है। हमारा उत्तर प्रदेश इनसे ज्यादा बड़ा है पॉपुलेशन के टर्म्स में, तब भी मैं इधर आ नहीं रही, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में वियतनाम का स्कोर अच्छा है। इसी के साथ साथ वियतनाम ने बहुत सारे कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन कर रखी हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर एक देश ने दूसरे देश से कुछ लेना है और कुछ अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर बेचना है, राइट, तो चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उसने एक एग्रीमेंट साइन की, जहां पर क्लियर कट प्रोसीजर लिखा हुआ है कि अगर हमने अपना कोई मटेरियल वहां बेचना है तो हमारे मटेरियल को बहुत ज्यादा प्रोसेसेस से गुजरना ना पड़े, जस्ट पता लगो कि ये वियतनाम से आया है और आगे उसको पुश करो। सिमिलरली उनके कंट्री से जो इधर आया उसको भी सेम ट्रीटमेंट मिले, राइट। तो इससे क्या होता है कि दोनों मार्केट्स का एक्सेस दोनों कंट्रीज को मिल जाता है। वियतनाम ने 15 से ज्यादा कंट्रीज के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखी हुई है। इंडिया ने बहुत कम कंट्रीज के साथ रखी हुई है, यूके के साथ, ईयू के साथ, और भी कई देशों के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का काम कर रहे हैं। बट चक्कर ये कि बस काम ही करते जा रहे हैं, ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो रही।
ये एग्रीमेंट साइन ही नहीं हो रही, राइट। तो यहां पर वियतनाम को एक एडवांटेज मिल जाती है उसकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की वजह से, क्योंकि कंपनीज को पता है कि वियतनाम में बना हुआ प्रोडक्ट बहुत ही इजीली हमारे यहां पेनिट्रेट हो चुके मार्केट तक पहुंच जाएगा, और जिन जिन देशों के साथ वियतनाम ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है उनकी मार्केट्स में भी वियतनाम का बना हुआ प्रोडक्ट पहुंच जाएगा आराम से। तो इसलिए वियतनाम में उन्होंने कहा कि यहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो। भले ही इंडिया में लोग ज्यादा हैं, सब कुछ ज्यादा है, लेकिन वियतनाम ने एफटीए रखी हुई है, तो इधर का बना हुआ प्रोडक्ट दूसरे देशों तक अच्छे से पहुंच सकता है। तो इसके साथ यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करो। इसी के साथ साथ वियतनाम जो है, ठीक है, इसके पोर्ट्स पर अगर कोई सामान आता है, जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, तो वो कहां पहुंचेगा? या तो एयरपोर्ट पर शायद पहुंचे, या फिर कहां यूजुअली पहुंचता है? शिपिंग कंटेनर वाले पोर्ट्स में। और वहां पर जब एक सामान आया, वियतनाम उसको कुछ घंटों में क्लियर करके आगे पहुंचा देता है जहां भी उसने जाना है। जबकि इंडिया में 4 दिन, एवरेज 4 दिन लग जाते हैं। हमारा यूएस से कुछ मटेरियल आया, ठीक है, तभी मैं ना बाई चांस अपने रूम का कुछ अपना एक स्टूडियो सेटअप करना चाह रहा था, जहां पर मुझे एक डमी बैटरी की जरूरत थी जो इंडिया में नहीं मिलती, तो उसको यूएस से इधर बुलाना था, अमेजोन के थ्रू ये सब करना था। उसने डिलीवरी डेट मुझे दिखाई 26 जनवरी की। अभी दिसंबर शुरू हुआ है और 26 जनवरी तक वो यहां पहुंचेगा। तो उसमें यही पता लगता है कि डिलीवरीज बहुत स्लो हैं, और ये स्लो प्रोसेसेस की वजह से बहुत से प्रोडक्ट्स, ठीक है, जहां पर सप्लाई चेन्स आर वेरी टाइम सेंसिटिव, तो वहां वियतनाम बाजी मार जाता है। ये एक और रीजन है। वियतनाम ने अपनी इन्हीं एडवांटेजेस के चलते $22 बिलियन की एफडीआई इस साल के 2024 के पहले हाफ में ही अट्रैक्ट कर ली। एंड आरबीआई बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करता है, एक स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करता है। आज के ही न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस इज अ वेरी गुड न्यूज़पेपर, यू मस्ट रीड इट। इंडियन एक्सप्रेस में हरीश दामोदरन का एक आर्टिकल आ रखा है एक्सप्लेन्ड सेक्शन में। वहां पर बताया गया है कि 2024 में हमारी किसी समय पर एफडीआई का लेवल अच्छा खासा होता था, $75 बिलियन तक की एफडीआई आ रही थी भारत में। लेकिन आज की डेट में एफडीआई $26 बिलियन तक पहुंच गई है, ठीक है। टोटल एक्सपेक्टेशन है इतनी, इस साल टोटल एक्सपेक्टेशन $26 बिलियन तक की है। इनके फर्स्ट हाफ में ही $22 बिलियन है, और टोटल एक्सपेक्टेशन $55 बिलियन तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2024 के, राइट। तो ये सिचुएशन है इधर। इसी के साथ साथ इनका जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट बनते हैं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, सर्विसेज में इंडिया को एडवांटेज है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो $368 बिलियन का एक्सपोर्ट इन्होंने किया है। इंडिया ने $447 बिलियन का किया है। हम उनसे बड़ा कंट्री है भाई, क्यों नहीं हमारे बन रहे प्रोडक्ट? और सर्विसेज तो कर ही लेंगे। सर्विसेज में क्या करना होता है? इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी कंपनीज हैं, यूएस का क्लाइंट पकड़ा, सस्ते आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स कॉलेज से हायर किए, उनसे दिन रात मजदूरी करवाई, प्रोडक्ट तैयार कर लिया, पहुंच गया वहां पे। सारा कुछ ऑनलाइन होता है। लेकिन जो प्रोडक्ट, मर्चेंडाइज प्रोडक्ट होता है, ये जो टैंजिबल प्रोडक्ट्स लाइक दिस मार्कर, ये जो हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फैक्ट्री बनती है, लेबर आती है, मशीन्स लगती हैं, प्रोडक्ट बनता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे हैं अपने साइज के कंपैरिजन में। वी आर फार बिहाइंड देन वियतनाम। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मैंने बताया, उसमें नो डाउट एफटीएस का अपना रोल है, लेकिन रेगुलेटरी बॉटलनेक्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। जीएसटी ने नो डाउट सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश की है, ठीक है। जैसा इसको कहा जाता है कि इट्स अ गुड एंड सिंपल टैक्स, ये है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि इनिशियली इसकी इंप्लीमेंटेशन जिस तरीके से जल्दबाजी में थोड़ी हुई, उससे काफी सारे एमएसएमई सेक्टर को नुकसान हुआ, डेफिनेटली हुआ। लेकिन धीरे धीरे व्हेन पीपल आर नाउ मोर अवेयर अबाउट दिस सिस्टम, उससे टैक्स की लीकेजेस, टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट, ये धीरे धीरे काफी इंप्रूव होना शुरू हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी है तो 25 दिन कम से कम लग जाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 25 दिन तो अच्छे बता रहे हैं, मेरे ज्यादा लग गए थे। जीएसटी अगर रजिस्ट्रेशन करानी होगी, आप अगर सर्विसेज देते हैं, जैसे आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, इवन टीचर हैं, राइट, तो अंडर सर्टन कंडीशंस आपको अपना जीएसटी रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। रूल्स के हिसाब से आई थिंक अगर 20 लाख से ज्यादा आपकी सेल्स हो रही हैं, तो उस केस में आपको जीएसटी अपना रजिस्टर करना पड़ता है, इट इज कंपल्सरी। फिर ₹1 भी अगर आपके पास आएगा तो 18% आप कंज्यूमर से कलेक्ट करके सरकार को देंगे। इस पूरे प्रोसेस में, रजिस्ट्रेशन में 25 दिन लग जाते हैं, राइट। जबकि वियतनाम में ये जो टाइम पीरियड है, ये लगभग
3 से 5 दिन में कर देते हैं। वियतनाम की सरकार का सीधा सीधा फंडा है कि इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्स का जो भी सिस्टम, जो भी प्रोसेस होगा, वो एक पूरे हफ्ते से कम समय में हो जाना चाहिए। इसी के साथ साथ रेड टेप जो है, ओवरऑल एक बिजनेस को सेटअप करने और उसको सस्टेन करने की कॉस्ट को इंक्रीज कर देती है। भारत में कंपनीज को बहुत सारे लॉस के साथ भी कॉम्प्लाई करना पड़ता है। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहेगा कि जिस देश में वो ऑपरेट कर रहे हैं उसके कानून को तोड़ें, राइट। बट फिर भी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई ना कोई लिटिगेशन आ सकती है कि रूल ये कहता था, आपसे ये हो गया तो ये ठीक करो। अगर कुछ ऐसा आर्बिट्ररी हो जाता है तो उस केस में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। तो उस केस में जो ये पूरे मुद्दे रिजॉल्व होने का समय है, भारत में कंपनीज को एवरेज 252 आवर्स स्पेंड करने पड़ते हैं कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए। वियतनाम में इट इज ओनली 105 आवर्स, आधे से भी कम, राइट। इसी के साथ साथ बिजनेस को अगर आपने पूरी तरह से सेटअप करना है, जिसमें आपका एक्विजिशन मतलब पेपर वर्क बेसिकली जो होता है, ठीक है, आपके बिजनेस की रजिस्ट्री, परमिशन, अप्रूवल्स, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, सब कुछ, ठीक है, तो उसमें इंडिया में 18 दिन लगते हैं, थाईलैंड में 8 दिन लगते हैं, वियतनाम में 6 दिन, एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, राइट। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, राइट, 2023 की ये बताती है कि हमारे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है, ये बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी का कारण है। ब्यूरोक्रेसी वाज सपोज टू बी स्टील फ्रेम ऑफ आवर कंट्री, बट अब पता लग रहा है कि रेड टेपिज्म की वजह से ये बाबू लोग फाइलें अटका देते हैं और उन फाइलों के अटकने से काम आगे नहीं बढ़ पाता, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज भी कहते हैं कि भाड़ में गया, लोगों का हम क्या करें जब हमारी फैक्ट्री ही लगाने में इतना समय लगा देंगे, ये हम ऐसे देश में फैक्ट्री सेटअप करेंगे जो ये काम जल्दी जल्दी करे। एंड बिजनेस में दोस्तों मैं साफ बता दूं, जब बिजनेस होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड वो रहेगा। आप खुद अपने बारे में सोचिए कि अगर आपका बिजनेस हो, क्या आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाना चाहेंगे बिजनेस? इस सिचुएशन पर भी आप चलाना नहीं पसंद करेंगे, आपको प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट करने के लिए आपके पास आइडिया है, उस आइडिया को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, राइट। और आपको पता है कि हमारे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं हमारा ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए, राइट। ये एक मोबाइल स्क्रीन का पैनल हो सकता है, दूर किसी दूसरे देश में तैयार बैठे हैं कि उस स्क्रीन का पैनल लेने के लिए आप बनाकर दो, आप सेटअप करना चाहते हो, टाइम ही इतना लग रहा है, आपको भाड़ में क्या, चलो वियतनाम चलते हैं, थाईलैंड चलते हैं, मलेशिया चलते हैं, राइट। तो ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं ये बहुत बड़ा कारण है। इसी के साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को देखो चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए जुडिशियल प्रोसेसेस भी हैं भारत में, कि ताकि एग्जीक्यूटिव्स की ओवररीच ना हो, जुडिशियल प्रोसेसेस भी हैं। बट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सर्वे ने बताया है कि भारत के जुडिशियल प्रोसेसेस स्लो हैं, जिसकी वजह से 65% इन्वेस्टर्स जो इंडिया में होते हैं उनका ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर हमारा धंधा लीगल और रेगुलेटरी सेटअप में चला गया तो फिर तो भाई वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, बैक सीट में चला जाएगा, राइट। और इन सारी चीजों को अगर हम साइड पे रखें, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी, अब वैसे इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे, हम जैसे प्रगति हमारा एक इनिशिएटिव है, राइट, पीएम गति शक्ति स्कीम हमने लॉन्च की है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बूस्ट मिल रहा है और जल्दी जल्दी उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, राइट। प्रगति भी इंडियन एक्सप्रेस ने अभी रिसेंटली कवर किया था। ये एक ऐसा बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही जगह ले आया जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्रेस को इलेक्ट्रॉनिकली ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करते हुए मॉनिटर किया जाता है एंड प्राइम मिनिस्टर खुद इसको ओवरसी करते हैं। इसकी वजह से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी भी पेस स्लो है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होता है कि अगर मैंने 100 रुपए का मार्कर बनाया, लेट्स से इस 100 रुपए के मार्कर में चलो 5 रुपए मेरे डिलीवरी चार्ज लग गए तो आप लोग माइंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये नंबर यहीं पर 15 रुपए हो गया तो आप फिर प्रेफर करोगे कि यार 115 तो ज्यादा है, 100 रुपए का देखते हैं जो अल्टीमेट मेरे को प्रोडक्ट मिल जाए सब कुछ गिन गिना के, क्योंकि कंज्यूमर को नहीं पता लगेगा कि ये डिलीवरी चार्ज या फिर लॉजिस्टिकल या इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है। कंज्यूमर को महसूस होता है जो उसकी जेब से पैसा गया, ठीक है। जोमेटो से समोसे मंगाने हैं, 2 समोसे बहुत महंगे पड़ेंगे, ब्लिंकिट वगैरह से भी आपको पता है आई थिंक 16 रुपए वो हैंडलिंग चार्जेस लेते हैं। और अगर आप अपना सामान कम करो तो हैंडलिंग चार्जेस मैंने देखा 32 या 42 रुपए हो जाते हैं। लेकिन अगर जैसे ही आप ज्यादा सामान क्वांटिटी में ऐड करते हो तो हैंडलिंग चार्जेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से ब्लिंकिट का भी तरीका है कि अगर आप कम शॉपिंग कर रहे हैं तो वो फालतू चक्कर के लिए वो डिलीवरी बॉय को थोड़ा शायद फायदा देते हैं, और आपको एक्चुअली एक इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर डिलीवरी या हैंडलिंग चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं, शॉपिंग ज्यादा कर लो, हमारे पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे, उसका आपको भी थोड़ा फायदा दे देंगे चुपके से। तो सेम चीज यहां पर है। भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14% ऑफ जीडीपी है,
राइट, कि मतलब 100 रुपए का अगर हम टोटल सामान बना रहे हैं, ठीक है, तो 14 रुपए हमें उसको बस ट्रांसपोर्ट करने में लग रहे हैं। ग्लोबल एवरेज है 8 से 10%, ठीक है, यानी कि सिर्फ 10 रुपए लगते हैं 100 रुपए के सामान को ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में। और वियतनाम की एवरेज ग्लोबल एवरेज से थोड़ी कम है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 9.5% है। तो इंडिया की लेकिन इसमें ज्यादा है, इस वजह से ये एक समस्या भारत के लिए बनती है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए लेबर मार्केट पे आते हैं कि यहाँ का क्या सिनारियो है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड वी आर लुकिंग फॉर जॉब्स। और उस केस में वियतनाम, जहाँ पर पॉपुलेशन ठीक ठाक है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी उनकी इंडिया से थोड़ी कम ही है, राइट, तो उस केस में इंडिया को प्रेफर करना चाहिए चीप लेबर की वजह से, बट ये भी नहीं हो रहा। इसके पीछे रीजन ये है कि वियतनाम में फ्लेक्सिबल लेबर पॉलिसीज हैं, भारत में क्या है कि स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं, राइट, जो कि मैन्युफैक्चरर्स को उसमें मजा नहीं आता। देखो इसमें फंडा बताता हूँ क्या है। हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत बार, और हमारी डेमोक्रेसी जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमें कहा जाता है, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स, इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर। और इस पूरी स्थिति में, पूरे सिनेरियो में होता ही है कि हम लोग ये पॉपुलिस्ट मेजर्स ले लेते हैं, फ्रीबीज, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। फ्रीबीज को भी चलो हटा दो, उसमें पॉपुलिस्ट मेजर जब लेंगे तो उसमें ऑब्वियसली लोगों को अगर ऐसा पता लगेगा कि कंपनी जब चाहे उनको हायर कर सकती है और जब चाहे उनको फायर कर सकती हैं, तो वो इनसिक्योर फील होंगे। अब जो पॉलिटिकल पार्टी, जो सरकार ये बोलेगी कि नहीं, हम कंपनीज के लिए तुम्हें फायर करना बहुत मुश्किल कर देंगे, लोग खुश होकर आपको वोट दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनीज डर जाएंगी और शायद वो आपके देश में निवेश ही ना करें। इसके पीछे रीजन बताता हूं। जब भी मान लो मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, तो स्टार्टिंग के फेज में, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी को ग्रो करवाना है, मुझे बहुत सारी हायरिंग करनी पड़ेगी, ताकि जल्दी जल्दी मेरा एक इनिशियल बेस वो तैयार हो जाए। बेस तैयार होने के बाद अब जो कंपनी में फैट इकट्ठा हो जाता है, फैट का मतलब है कि स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज्यादा ओवर हायरिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे अपना काम स्पीडीली इन्फोर्स करना था, लेकिन अब बहुत सारे लोगों की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं उनको अपनी कंपनी में रखूंगा, इट विल लीड टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि काम सिर्फ 40 लोगों का ही है, मैंने 100 लोग इकट्ठे कर रखे हैं, तो बाकी के 60 लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में है। तो अगर रिमेनिंग 60 लोगों को, इफ आई लेट देम गो, इन अदर वर्ड्स इफ दोस पीपल आर फायर्ड, राइट, तो वो दूसरा काम ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जहां पर उनको स्किल विल मिली है, तभी मैंने भी हायर किया था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रॉपर दूंगा, और दूसरे काम दूसरी फैक्ट्री में जाएंगे तो एक्चुअली डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं होगी, और उनको लेट गो करने से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं उनकी पगार बढ़ाई जा सकती है। लेकिन क्योंकि इंडिया में लेबर लॉस थोड़े स्ट्रिंजेंट हैं एंड 100 से ज़्यादा अगर कहीं एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वहाँ पर इट्स वेरी डिफिकल्ट, कि जिसमें आपको प्रॉपर कंडीशंस रखनी पड़ती हैं एम्प्लॉयज़ को फायर करने के लिए, राइट। तो वियतनाम का रैंक 21st आया है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में ऑफ 2022, इंडिया का 37 था। तो ये जो सिनारियोज है ना, ठीक है, कि लेबर लॉस, दे रिक्वायर बिजनेसेस विद मोर देन 100 एम्प्लॉयज टू सीक गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर ले ऑफ्स, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूवल कई बार जरूरत पड़ जाती है। वियतनाम में इस तरह का कानून ही एब्सेंट है, इस तरह का कोई कानून नहीं है। तो दैट इज वाई कंपनीज की पहली चॉइस वियतनाम बनती जा रही है, बन गई है। और इंडिया ने ये जो विंडो थी ना हमारी, जिसमें China+1 में हम बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर की तरह इमर्ज कर सकते थे, हिस्टोरिकल ब्लंडर को दूर कर सकते थे, वी लॉस्ट दैट चांस। और अब हम पता है किस चीज पर डिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट हैं ट्रंप के आने पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि ट्रंप जब आएगा तो वो 3 कंट्रीज को देखो टारगेट करने वाला है। चाइना को तो करेगा ही, दबा के करेगा, कनाडा को और मेक्सिको को भी करने वाला है। अब कनाडा और मेक्सिको को टारगेट करने की वजह से वो ऑल्टरनेट्स ढूंढेंगे, ठीक है, यहां पर कनाडा और मेक्सिको की कुछ कंपनीज ऑल्टरनेट ढूंढेंगी, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ ज्यादा लगेगा, तो वो ऑल्टरनेट ढूंढेंगे कहीं और अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करके उस रास्ते से हम अपना प्रोडक्ट यूएस में एक्सपोर्ट करवाएं, ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे। एंड वहां पर फिर इंडिया एक ऑप्शन बन सकता है, अगर हमने कुछ किया, अगर ये जितने भी हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं इनके ऊपर हमने काम किया। सो व्हाट आर हमारी शॉर्टकमिंग्स क्या है? हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, इसको और एक्सपैंड करने की जरूरत है। हमारे एफर्ट्स को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी एक उसमें रोल होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, उनकी भी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी कि वो भी अपने यहाँ कुछ कानूनों को मॉडिफाई करके
इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें। ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सही करना पड़ेगा, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी इज द वर्स्ट बॉटलनेक, तो उसको ठीक करने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगा, राइट। एंड अल्टीमेटली मिडिल क्लास हमारी बहुत स्ट्रांग है, ये हमारा एक ऐसा हथियार है जिसमें बहुत इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो सरकार को मिडिल क्लास के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अगर मिडिल क्लास को टैक्स में थोड़ी सी रियायत मिले तो वो बचे हुए पैसे को खर्च करती है, यूज करती है, जिससे डिमांड जनरेट होती है, जीडीपी बढ़ती है, राइट। तो ग्रोइंग इकोनॉमी में हर कोई वो बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है, तो ये एक और कारण बन सकता है जिससे लोग आना स्टार्ट हो जाएं, राइट। सो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार इन चीजों का संज्ञान लेते हुए उचित कदम उठाए, और जाने से पहले यूपीएससी के छात्रों के लिए, क्योंकि ये जो पूरा सिनेरियो है ये आपके जीएस2 और जीएस3 का एक केस स्टडी बनता है। गॉन आर द डेज जब जियो पॉलिटिक्स डोमिनेट करता था, अब जियो इकोनॉमी का समय आ चुका है, ठीक है। आई एम वेरी मच श्योर कि अपकमिंग ईयर्स में आपसे जीएस2 में और जीएस3 में जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर काफी सारे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। सो बिफोर लिविंग हेयर्स अ क्वेश्चन फॉर यू। चाइना के बारे में हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कितने कंट्रीज के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो इसको एक बार ढूंढिए, नोट्स में ऐड कीजिए, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसको लिखना मत भूलना। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज विद विच चाइना शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर, और उन कंट्रीज के नाम। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 एग्जाम और प्रीलिम्स की एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ का सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, बहुत काम आ सकता है। हमारी क्लासेस 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं, और इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर सीधा जाकर सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम सर्च करके उसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज लाइव यानी कि CS लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये 15,000 का प्रोग्राम आपको सिर्फ 5,999 में मिल जाएगा। इसमें आपकी पूरी क्लासेस रहेंगी जो कि लाइव होंगी, एंड टू एंड प्रिपरेशन बेसिकली प्रीलिम्स की इसमें हो रही है। लाइव क्लासेस के बाद डाउट्स भी आपके एड्रेस हो जाएंगे। हर क्लास के बाद आपका 50 MCQs का सेक्शनल टेस्ट होगा, और 8 आपके फुल लेंथ टेस्ट जीएस के, 8 ही टेस्ट आपके सीसेट के। सीसेट की क्लासेस अलग से, और 1.5 साल के करंट अफेयर्स भी इसमें इंटीग्रेट करके आपको पढ़ाए जाएंगे। सो ऑल इन ऑल प्रीलिम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन ये सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपके लिए है। टाइमली इसमें आप एनरोल कर लीजिएगा, और इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, और मेरे साथ आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप कनेक्टेड रह सकते हैं, CS Live Group _UPSC। इंस्टाग्राम पर आई एम हेयर hello.chandan Sharma पे, तो यहाँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।